हे स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के लिए बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बच्चे, बोहर का एटॉमिक मॉडल अगर हम बात करें इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। तो यहाँ पर जितनी भी बातें हम बोहर के मॉडल के बारे में पढ़ेंगे वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चे, अगर हम बात करें, बोहर ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल में जो लिमिटेशंस थी उनको करेक्ट किया। हमने पढ़ा है कि रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था उसमें रदरफोर्ड ने बात करी कि सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, ठीक है ना, अलग अलग। मीन्स अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। मीन्स उसने ये डिफाइन नहीं किया कि क्या कोई डेफिनेट ऑर्बिट्स हैं, डेफिनेट शेल्स हैं। उन्होंने सिर्फ बात कही कि न्यूक्लियस के अराउंड कुछ शेल्स होती हैं और उन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है और ड्यूरिंग रिवॉल्विंग वो क्या करता है, रेडिएशन एमिट करता है। और यही उनकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी कि उन्होंने ये बात कही कि ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन्स दे एमिट एनर्जी। अगर ऐसा होता फाइनली दे फॉल इनटू द न्यूक्लियस और एटम क्या हो जाता, कोलैप्स हो जाता, ठीक है। फिर हमने कहा था रदरफोर्ड क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए, स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और उन्हीं लिमिटेशंस को दूर करने के लिए, उन्हीं ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए आए कौन, बोहर्स, जिन्होंने आइंस्टीन का जो मॉडल था उसको भी, या जो आइंस्टीन की ने जो अपनी बातें कही थी उनके आप ये बोल सकते हो अगेंस्ट भी अपना मॉडल जो है वो प्रपोज किया। और आज के टाइम में हम देखते हैं कि बोहर का मॉडल काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल था, ठीक है। तो लेट वी टॉक अबाउट बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। उन्होंने क्या कहा, इन द सेंटर ऑफ एटम देयर इज हैवी positively charged body which he called nucleus, ठीक है। ये पोस्टुलेट हम ऑलरेडी 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि उन्होंने कहा था कि किसी भी एटम के सेंटर में कोई पॉजिटिवली चार्ज हैवी बॉडी होती है जिसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस बोला जाता है। एंड सेकेंड पोस्टुलेट ही स्टेटेड दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व around nucleus in different discrete energy levels and the energy of these shells आप बोल सकते हो, energy levels बोल सकते हो, is fixed, that is stationary, ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन वो जो ऑर्बिट्स हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल हैं और इन एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है वो क्या है, फिक्स है। और दैट इज वाई दीज शेल्स आर ऑल्सो नोन एज स्टेशनरी स्टेट्स, स्टेशनरी स्टेट्स या स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स यू कैन से, ठीक है। इट्स मीन नॉट दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेशनरी। इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, इसका मतलब है कि एनर्जी लेवल्स की एनर्जी फिक्स है। समझ में आ रही बात। स्टेशनरी स्टेट का मीनिंग क्या है बेटा, कि एनर्जी इज फिक्स्ड, एनर्जी ऑफ स्टेट्स यानी कि शेल्स इज फिक्स्ड, बट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, बट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। ऐसा नहीं था कि इलेक्ट्रॉन ही स्टेशनरी था, इलेक्ट्रॉन तो क्या कर रहा था, रिवॉल्व कर रहा था। लेकिन जिन स्टेशनरी स्टेट्स में, जिन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, उन स्टेट्स की एनर्जी फिक्स थी। बच्चे, इससे पहले मैंने एक बार और आपको ये कंसेप्ट थोड़ा सा बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। हमने बात करी थी कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है। हम बात करें, इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है। मीन्स
यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो, मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स इस शेल में घूम सकते हैं, इस शेल में घूम सकते हैं, इसमें घूम सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी घूम सकते हैं, लेकिन इनके अलावा किसी और एनर्जी स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा सकते। मीन्स ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी कोई एनर्जी स्टेट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कोई एनर्जी स्टेट नहीं है, यहाँ पर कोई एनर्जी स्टेट नहीं है, यहाँ पर कोई एनर्जी स्टेट्स नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ रदरफोर्ड की, रदरफोर्ड ने कहा था कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ, मीन्स इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है किसी भी एनर्जी लेवल में। लेकिन बोहर ने उनके इस कंसेप्ट को फेल किया और कहा कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन सिर्फ वहीं हो सकता है, उन्हीं एनर्जी स्टेट्स में हो सकता है जिनकी एनर्जी क्या हो, फिक्स हो। दैट इज वाई दीज स्टेट्स आर कोल्ड एनर्जी स्टेट्स या स्टेशनरी एनर्जी लेवल, मीन्स जिनकी एनर्जी क्या थी, फिक्स थी। समझ में आ रही बात? जैसे बच्चे मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल भी दिया था, लेट वी कंसीडर इट अगेन। ये बात आपको समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं तो वो किसी भी, ऐसा नहीं कि यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह वो घूम सकते हैं। वो कहाँ घूम सकते हैं, सिर्फ उन एनर्जी लेवल्स में घूम सकते हैं जिनकी एनर्जी क्या हो, फिक्स्ड हो, जिनकी एनर्जी स्टेशनरी हो। ऐसा नहीं कि कहीं भी इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, ठीक है ना। एंड दिस वॉज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट, जो कि हमें किसके बारे में भी बताता है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के बारे में भी बताता है। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था किसका, बोहर के मॉडल का। मीन्स एनर्जी जो है क्वांटाइज्ड है। लेट वी टेक अनदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मान लिया बच्चे, मैं वापस कंसीडर कर रही हूँ कि हमने यहाँ पे एक टेस्ट कंडक्ट किया। समझ में आ रहा है, हमने क्या किया, एक टेस्ट कंडक्ट किया। जो टेस्ट था वो 10 मार्क्स का था, ठीक है। मैंने कहा कि वो स्टूडेंट जो कि 10 मार्क्स ले सकते हैं या जिन्होंने इस टेस्ट में 10 मार्क्स लिए हैं, वो इस पहली वाली रो में बैठ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि 4 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने फुल 10 मार्क्स लिए, दैट इज़ वाई वो पहली वाली रो में बैठ सकते हैं। फिर मैंने कहा जिन स्टूडेंट्स ने 8 मार्क्स लिए हैं वो सेकंड रो में बैठ सकते हैं, 8 मार्क्स वाले, और जिन्होंने 7 मार्क्स लिए हैं वो यहाँ पर बैठ सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। मीन्स मैंने क्या किया, फिक्स कर दिया कि यहाँ पर सिर्फ वही बच्चे बैठ सकते हैं जिनके 10 मार्क्स हो। मीन्स यहाँ पर सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं जिनकी एनर्जी फिक्स हो। वो कितनी एनर्जी, अभी बात करेंगे। बोहर ने एनर्जी का भी फॉर्मूला डिटरमाइन किया था कि किस तरीके से आप एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इस एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं रह सकते, इस एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं रह सकते, जैसे 10 मार्क्स वाले स्टूडेंट यहाँ नहीं जा सकते, 8 मार्क्स वाले स्टूडेंट यहाँ नहीं आ सकते। समझ में आ रही है। अगर इस वाले स्टूडेंट को, यानी कि इन स्टूडेंट में से किसी स्टूडेंट को इस लेवल पर आना है तो उसे सीधा 2 मार्क्स गेन करने पड़ेंगे, तभी जाकर वो क्या कर सकता है, पहले वाली एनर्जी स्टेट में बैठ सकता है, यानी कि पहले वाली रो में बैठ सकता है। अगर उसने 8.5 मार्क्स लिए, अगर उसने 9 मार्क्स लिए, उसने 9.5 मार्क्स लिए, तो ऐसा कोई एनर्जी लेवल है ही नहीं, यहाँ पर कोई और बेंच है नहीं जिनमें कौन बैठ सके, 8.5 वाला, 9 वाला, या 9.5 वाला, या 9.75 वाला, कोई भी। इट्स मीन दैट यहाँ वाली एनर्जी स्टेट्स जो हैं वो गायब हैं। इसीलिए जब बोहर का हमने क्या किया, हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा स्टडी किया, तो ये पाया कि वो एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा नहीं था, उसमें ऐसे कॉन्टिन्यूस 7 कलर ऑब्टेन नहीं हो रहे थे, विबग्योर ऑब्टेन नहीं हो रहा था। इनफैक्ट कहीं कहीं पर कुछ वेवलेंथ थी और कुछ वेवलेंथ वहाँ पर नहीं थी, कुछ वेवलेंथ गायब थी। उसका रीज़न यही था क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो कॉन्टीन्यूस नहीं है। मींस ऐसा नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉन्टीन्यूसली यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, हर एक एनर्जी लेवल में नहीं। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी फिक्स है। अगर इतनी एनर्जी है, मान लिया मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, 13.6 एनर्जी है अगर फर्स्ट एनर्जी स्टेट में, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहीं रह सकता है। अगर मैं इसको 13.6 को डिवाइडेड बाय में 4 कर दूं तो इट विल कम आउट टू बी 3.4। मीन्स अगर एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है पर एटम,
तो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, यहाँ रह सकता है। इस एनर्जी के साथ ये यहाँ नहीं रह सकता, इस एनर्जी के साथ ये यहाँ नहीं रह सकता, इस एनर्जी के साथ ये यहाँ नहीं रह सकता। मीन होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि जिस तरीके से मार्क्स फिक्स कर दिए थे उसी तरीके से स्टेशनरी स्टेट्स की एनर्जी फिक्स कर दी थी, और वो इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी इतनी थी वो स्टेट में, जिनकी एनर्जी इतनी थी मीन्स इनके बीच में और कोई एनर्जी लेवल था ही नहीं। मीन्स 13.6 के बाद 13.7 या फिर मैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ भी बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर और कोई एनर्जी लेवल था ही नहीं। इट्स मीन दैट जो एनर्जी थी वो क्वांटाइज थी, वो फिक्स थी, विबग्योर ऑब्टेन ना होकर यहाँ से कुछ वेवलेंथ जो थी वो डिस्क्रीट हमें मिल रही थी। मीन्स यहाँ से कुछ वेवलेंथ गायब थी। उसका रीज़न यही था कि जो एनर्जी है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस नहीं होती। इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी के साथ किसी भी शेल में नहीं रह सकता, उसकी एनर्जी क्या है, फिक्स है। और इसी एनर्जी को डिटरमाइन करने के लिए बोहर ने बच्चे एक फॉर्मूला दिया। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला दिया था बोहर ने, वी आर टॉकिंग अबाउट बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो बच्चे उन्होंने कहा कि किसी भी शेल में, देखिए, और ये जो शेल थी हमने बात करी जैसे न्यूक्लियस, ये जो शेल थी n इज इक्वल टू 1, सेकेंड n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। बोहर ने इन्हें नेम दे दिए थे। इस शेल को k, इसको l, इसको m, इसको n बोला था। नेक्स्ट शेल o, उससे अगली p, m, n, o, p, q, कुछ भी नेक्स्ट शेल जितनी भी हो। तो उन्होंने कहा कि किसी भी शेल की जो एनर्जी है दैट वॉज गिवन बाय -RH 1/n², और अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हैं दैट इज ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय में Z², जहाँ पर RH राइडबर्ग कांस्टेंट है, राइडबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी डिटरमाइन करी थी कि कितनी होती है, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। और इस कंप्लीट उसको सोल्व करके उन्होंने कहा कि जो एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू -2π² me4 n² एंड h² इंटू Z²। किसके लिए, अगर हाइड्रोजन है जहाँ पर Z क्या है, Z है बच्चे एटॉमिक नंबर, Z क्या है एटॉमिक नंबर, जहाँ पर पाई कांस्टेंट है, M क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और H क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.626 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड होती है। ठीक है, तो इट्स मीन दैट ये तीनों के तीनों कांस्टेंट थे, ये कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट था। n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ शेल, n क्या है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। मीन्स पहली शेल है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, कौन सी शेल की एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ शेल। तो बच्चे अगर इन सब कांस्टेंट की वैल्यूज़ को रखा जाए, पाई की, m की, e की और h की, मीन्स अगर मैं यहाँ से डिटरमाइन करूँ, देखिए RH की वैल्यू, तो बच्चे RH की वैल्यू क्या हुई 2π² me4 बाय में h²। दिस इज द वैल्यू ऑफ राइडबर्ग कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ से राइडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू की जगह ये सब पुट किया है, तो इसका मतलब RH की वैल्यू क्या हुई 2π² me4 h²। यहाँ पर माइनस साइन में क्यों लगा रही हूँ उसकी बात हम अभी आगे करेंगे। तो दिस इज द एनर्जी दैट वॉज गिवन बाय बोहर टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट्स। मीन्स यहाँ पर फर्स्ट होगा तो उसमें क्या एनर्जी होगी, सेकंड होगा तो इसमें क्या एनर्जी होगी। तो बच्चे इन सब वैल्यूज़ को रखने के बाद, मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दिया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रख दिया, h को जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू रख दी, पाई की वैल्यू रख दी, इन सब को रखने के बाद सोल्व करने के बाद वैल्यू आई 21.8 × 10⁻19 जूल पर एटम बाय में n²। मीन्स इन सबको वैल्यू रखने के बाद अगर जूल पर एटम में हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एनर्जी की वैल्यू आएगी दिस वन। ठीक है, और अगर इसी वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया जाए किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये वैल्यू आती है 13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बच्चे वो किसके बराबर होता है, 1.606 × 10⁻19 कूलाम के बराबर होता है। मीन्स चार्ज के बराबर होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और अगर मैं इसी को किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करूं बच्चे तो ये वैल्यू आती है माइनस दिस वन किलो जूल पर मोल।
किलो जूल पर मोल। तो आप इनमें से कोई भी वैल्यू याद रख सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली या तो ये वाली वैल्यू यूज़ की जाती है या ये वाली वैल्यू यूज़ की जाती है, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या थी एनर्जी, देखिए 13.6 या 1312 n स्क्वायर हमें मालूम है। यहाँ पर अगर मैं 1 रखूँगी तो ये 1 का स्क्वायर, 2 रखूँगी तो 2 का स्क्वायर, 3 रखूँगी तो 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी गिवन बाय बोहर। तो यहाँ से देखिए, अगर हम इसी फॉर्मूले को, मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ इसको, इसकी वैल्यू कितनी है 13.6 बाय में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। या फिर हम बात कर लें कितनी, -1312 बाय में n स्क्वायर किलो जूल पर मोल, ठीक है बच्चे। तो अगर अब हम बात करें किस चीज़ की, एनर्जी स्टेट्स की, यहाँ पर आ जाइए। देखिए हमने कहा कि अगर n इज इक्वल टू 1 है, n अगर इज इक्वल टू क्या है 1 है, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट के उस कंडीशन में जो एनर्जी है वो कितनी है -13.6 बाय में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर n 1 है तो इसकी जगह कितना आ गया 1, मीन्स वैल्यू कितनी आ गई 13.6 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। दिस इज द एनर्जी, या ये भी लिख सकते हो 1312 किलो जूल पर मोल, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी एनर्जी। फिर अगर हम बात करें किसके बारे में, इफ़ n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर क्या होगा 2 का स्क्वायर मीन्स -13.6 डिवाइडेड बाय में 4, दैट विल कम आउट टू बी कितनी आएगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसको भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। देन अगर हम देखें क्या, अगर n इज इक्वल टू 3 हो, अगर n इज इक्वल टू 3 हो बच्चे, तो मीन्स 13.6 डिवाइडेड बाय में 3 का स्क्वायर मीन्स 9। मैंने यहाँ पे जो Z था, क्योंकि हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं मैं हाइड्रोजन के लिए बात कर रही हूँ, यहाँ पर जो मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हैं तो बच्चे यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, Z स्क्वायर के साथ, और Z स्क्वायर क्या होगा एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट He पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। आई एम टॉकिंग अबाउट Li2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर मीन्स Z का स्क्वायर, ठीक है। तो वहाँ पे एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे 13.6 को, दैट विल कम आउट टू बी 1.5 नो 10 कह रहा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। इफ़ वी टॉक अबाउट n इज इक्वल टू 4, अगर n इज इक्वल टू 4 है तो मीन्स 13.6 डिवाइडेड बाई 16, तो ये जो वैल्यू आएगी बच्चे दैट विल कम आउट टू बी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। देखिए आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर दो किससे 4 से, फिर इसको डिवाइड कर दो 9 से, इसको डिवाइड कर दो 6 से, तो आपकी किलो जूल पर मोल में एनर्जी आ जाएगी। तो बच्चे अब इन एनर्जी लेवल को ध्यान से देखिए, जब आप यानी कि यहाँ से n फर्स्ट से ये न्यूक्लियस है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो बच्चे आप देख रहे हैं एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। -13.6, -3.4, -1.5, -0.85 बढ़ रही है कि नहीं, एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। बट जो डिफरेंस है इन दो एनर्जी स्टेट्स का वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। मीन्स वाइल मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, अगर हम बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस से, व्हाट इज हैपनिंग दैट एनर्जी इज इंक्रीजिंग, energy is increasing, but the difference in the energy between the two states that is n1 and n2 is increasing। यानी कि इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस जो है बच्चे, इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस, इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस मतलब डेल्टा ई, अगर मैं कह दूँ E2 माइनस E1, E3 माइनस E2, E4 माइनस E3, तो ये एनर्जी डिफरेंस जो है आप देख सकते हैं 13.6 माइनस 13.4, 3.4, तो ये लगभग कितना आएगा, अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो ये आएगा लगभग 10.2, मीन्स ये डिफरेंस कितना है 10.2। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये लगभग कितना है 1.4 के आसपास है। अगर मैं 1.4 ही आएगा ना, 1.9 आएगा, 59, 1.9, ये डिफरेंस कितना है 1.9। आगे भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो एनर्जी डिफरेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मीन्स जब हम न्यूक्लियस से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी डिफरेंस कम हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एनर्जी स्टेट्स हैं ये इक्वली स्पेस्ड नहीं है। हालांकि जब हम बनाते हैं हम ऐसे बना देते हैं कि ये न्यूक्लियस है, ये है, ये है, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है
कि स्टार्टिंग वाला डिफरेंस बड़ा होता है, जैसे जैसे आप बाहर की तरफ मूव करते जाते हैं एनर्जी स्टेट्स का जो डिफरेंस है बच्चे वो क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। और यहाँ से यहाँ जाते हुए एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है, बट डेल ई क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स मॉडल, जिससे हमें पता चलता है कि एनर्जी, यानी कि देखिए अब यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मीन्स फर्स्ट एनर्जी स्टेट में रहने वाले जो इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ा ज़्यादा ही गंदा बन गया थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं, ठीक है। मान लिया ये न्यूक्लियस है बच्चे, ये जो पहली एनर्जी स्टेट है देखिए इसकी एनर्जी कितनी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। ये जो सेकंड वाली एनर्जी स्टेट्स है उसकी एनर्जी कितनी है बच्चे, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स अगर क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना है, मीन्स यहाँ से यहाँ हम जा रहे हैं, तो हमने कहा एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी कि उसकी एनर्जी कितनी हो जाए, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए। या अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर जंप करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इतनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी ताकि वो यहाँ पर जंप कर जाए। मीन्स इनके बीच में तो कोई और एनर्जी स्टेट है ही नहीं कि मैं कह दूँ कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ आ जाएगा, अगर उसने थोड़ी सी एनर्जी को गेन कर लिया यहाँ आ जाएगा, या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनके बीच में कोई स्टेशनरी स्टेट्स नहीं है, इनके बीच में कोई वेवलेंथ नहीं है, इनके बीच की वेवलेंथ क्या थी, गायब थी। इसका मतलब एनर्जी क्या है, क्वांटाइज है, या यहाँ या यहाँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो आएगा वो कितनी एनर्जी का, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। उसके बाद जो एनर्जी लेवल आएगा वो 0.85 की एनर्जी वोल्ट का। मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है, यहाँ से यहाँ, लेकिन उसके लिए उसे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। देन ओनली ही कैन जंप फ्रॉम दिस टू दिस, दिस टू दिस एंड दिस टू दिस। मीन्स इन्फिनिटी तक वो जा सकता है, डिपेंड करेगा कि वो कितनी एनर्जी यहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है। होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, तो इसको आप याद भी रखिएगा कि किस तरीके से बाहर की तरफ मूव करने पर एनर्जी इंक्रीज होती है। ये तो आप समझ रहे होंगे ना, एनर्जी इंक्रीज हो रही है क्योंकि नेगेटिव साइन है। और डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी स्टेट्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मीन्स दोनों के बीच में डेल ई डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। देन इफ यू टॉक अबाउट थर्ड पोस्टुलेट, ही स्टेटेड अबाउट द एंगुलर मोमेंटम। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एनर्जी फिक्स्ड होती है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की, उसी तरीके से रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उसकी एंगुलर मोमेंटम कितनी भी हो वो इन शेल्स के अंदर रिवॉल्व कर सकता है, नहीं। एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड थी, मतलब एंगुलर मोमेंटम की भी कुछ फिक्स्ड वैल्यू थी। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो उस फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम को पोजेस करते थे, वही इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स में रिवॉल्व कर सकते थे। तो उन्होंने क्या कहा, दोज इलेक्ट्रॉन्स विच पोजेस एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को बेटा एल से वैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर मोमेंटम के बारे में आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है। और वैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें MVR से। मीन्स दोज इलेक्ट्रॉन विच पोजेस एंगुलर मोमेंटम L या MVR इज इक्वल टू NH/2π, ठीक है ना, कैन रिवॉल्व इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। या क्या लिखा मैंने कि सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन जिनकी एंगुलर मोमेंटम इतनी हो, एक्चुअली मैं इतनी लिख देती हूँ, जिनकी एंगुलर मोमेंटम क्या हो, H/2π हो, या और whose angular momentum is integral multiple of H/2π can revolve in shells, discrete shells। चलो यहाँ आने चाहिए, क्या कहा, सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स, दोज इलेक्ट्रॉन्स यहीं से लिख दूँ क्या, और दोज इलेक्ट्रॉन्स
whose angular momentum is integral multiple of h/2 can revolve in the different shell। अगर मैं वहाँ पे बात करूँ n क्या है, इट इज़ नंबर ऑफ शेल है बच्चे, और ये एक इंटीजर है। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि या तो वो इलेक्ट्रॉन जिनकी वैल्यू n अगर 1 है तो h/2 इतनी हो, या 2h/2 हो, मीन्स h/π हो, या 3h/2 हो, या 4h/2 हो, या 5h/2 हो। सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, डिफरेंट शेल्स के अंदर रिवॉल्व कर सकते हैं। मीन्स ओनली दोज इलेक्ट्रॉन विच हैव एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू nh/2 कैन रिवॉल्व इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, या ये बोल सकते हैं कि whose angular momentum is integral multiple of h/2 can revolve in the different orbits or shell। मीन्स जो एंगुलर मोमेंटम थी वो भी क्या थी, क्वांटाइज थी। मतलब या तो वो इलेक्ट्रॉन जिनकी एंगुलर मोमेंटम h/2 हो, n अगर 1 है, अगर n क्या है 1 है तो वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं। अगर n 2 है तो h/π एंगुलर मोमेंटम पोजेस करने वाले इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर n 3 है तो 3h/2, अगर 4 है n की वैल्यू तो दैट इज 2h/π, या फिर 5h/2 एंड सो ऑन। मीन्स एंगुलर मोमेंटम भी क्या थी, क्वांटाइज थी, फिक्स थी। एंगुलर मोमेंटम भी ऐसा नहीं है कि कोई भी एंगुलर मोमेंटम मैं कह दूँ 1.5 h/2 ऐसे, है ना, सिंपल h/π ये कर लेते हैं। मतलब इसको सोल्व कर लेंगे, h की वैल्यू h और ये तो कांस्टेंट ही है। कहने का मतलब ये है मेरा बेटा कि अगर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू फ्रैक्शंस में आए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं क्या रख दूँ 1.5 रख दूँ, यहाँ पे मैं 3.5 रख दूँ, यहाँ पे मैं 4.5 रख दूँ। मीन्स ये एक इंटीजर था। ऐसे फ्रैक्शंस में कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं था जिसकी वैल्यू क्या थी, फ्रैक्शंस में आए। मीन्स या तो उनकी वैल्यू h/2 हो, या फिर 2h/2 हो, या फिर 3h/2 हो। मीन्स एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो फिक्स्ड। एंगुलर momentum is also fixed or quantized। एंगुलर मोमेंटम भी क्या थी बच्चे, क्वांटाइज थी, फिक्स थी। उसकी भी वैल्यू ऐसा नहीं था कि कोई भी एंगुलर मोमेंटम पोजेस करने वाला इलेक्ट्रॉन इन शेल्स के अंदर रिवॉल्व कर सकता है, वो भी वैल्यू फिक्स थी। इन्हीं एंगुलर मोमेंटम वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते थे, पोजेस कर सकते थे। देखिए अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम के बारे में, देखिए बेटे हमने बात किया कि मान लिया ये न्यूक्लियस है, ये रेडियस r है, कोई चार्ज बॉडी, कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है, किससे, वेलोसिटी v से। ठीक है, अगर मैं इसके लिए L निकालने की कोशिश करूं, जो कि हमने कहा एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये किसके बराबर होती है, R इंटू प्रोडक्ट ऑफ R इंटू P, यानी कि मोमेंटम। P यहाँ पर क्या है, दिस इज मोमेंटम। और हमें मालूम है मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ mv। ठीक है ना, मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू mvr। और ये क्या हो गया बेटा, प्रोडक्ट। और जब आप क्रॉस प्रोडक्ट को यहाँ पर सोल्व करते हैं वेक्टर क्वांटिटी के केस में, तो हम इस क्रॉस की जगह क्या लगाते हैं, साइन थीटा लगाते हैं। मीन्स ये किसके बराबर हो गया, mvr साइन थीटा। और देखिए यहाँ पर अगर मैं एंगल की बात करूँ तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल ये यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं। और इसका मतलब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम जो होती है वो किसके बराबर है बच्चे, mvr के बराबर है। ठीक है, वैसे तो आप ये सब फिजिक्स में डिटेल में पढ़ते हैं, आपको ये बात समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं आ रही तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, mvr होती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, दैट इज mvr। किस वेलोसिटी से एक इलेक्ट्रॉन रेडियस r में रिवॉल्व कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इट्स एंगुलर मोमेंटम। तो mvr इज द एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी क्या थी, फिक्स थी, क्वांटाइज थी। वो कितनी होनी चाहिए, h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, वेरियस शेल के अंदर रिवॉल्व कर सकते हैं। तो mvr n h/2 के बराबर।